Hello student, again you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy। लास्ट वीडियो तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। हमने सॉल्यूशन चैप्टर को टोटल मिला के पार्ट 7 में कंप्लीट किया है। तो टोटल मिला के 7 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। जिसने भी कोई वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप केमिस्ट्री प्लस अकेडमी चैनल पर जाइए और वीडियो को आप देख सकते हैं और वहाँ से चैप्टर को समझ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का अदर चैप्टर, दैट इज़ द सरफेस केमिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर में से बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे हम। आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे, दैट विल बी द एड्जॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री। कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the study of the phenomena occurring at the surface और interface। कि कोई भी फिनोमिना जो किसी भी मटेरियल की सरफेस पे हो रही है या फिर इंटरफेस पे हो रही है। इंटरफेस का मीन्स क्या होता है, कोई भी जो बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है तो बल्क फेज को। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखिए सपोज ये कोई मटेरियल की सरफेस है, इस सरफेस पे कोई पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री। ओके, अब एक होती है इंटरफेस। इंटरफेस का मीन्स क्या हुआ, सपोज हमने यहाँ पर दो बल्क लिया, एक बल्क ये है, एक बल्क यहाँ पर क्या है, ये है। जो अंदर वाला पार्ट होता है ना किसी मटेरियल का, दैट इज द बल्क। ओके, अब दो बल्क को यहाँ पे सेपरेट करने वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री पर भी यदि कोई प्रोसेस हो रही है, उसी को हम क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। इसका मीन्स क्या है, कोई भी फिनोमिना जो किसी सरफेस पर हो रही है उसी को हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में हम 3 मेजर जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर के ड्यूरिंग में। पहला इसमें होगा एड्जॉर्प्शन, सेकंड इसमें होगा कैटालिसिस, थर्ड इसमें होगा कॉलॉइड्स। इन 3 टॉपिक को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में। ओके, अब देखिए एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा। जैसे कि सपोज ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल की क्या है, ये सरफेस है और यहाँ पर इसका क्या है, बल्क फेज है। ओके, यदि कोई पार्टिकल इस सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे जाके कलेक्टेड हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम हम देते हैं एड्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, एड्जॉर्प्शन कहेंगे। ओके, और इफ सम पार्टिकल आर अरेंज इन दिस एरिया, यदि मान लीजिएगा इस एरिया के अंदर जाके कोई पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो आप एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं ना। यदि पार्टिकल सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे, दैट इज द एड्जॉर्प्शन, और पार्टिकल बल्क फेज में जाके एक्यूमुलेट हो रहे, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये होता है आपका एड्जॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें होता है एड्जॉर्बेट और एक यहाँ होता है एड्जॉर्बेंट। ओके, देखिए ये जो पार्टिकल इसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज द एड्जॉर्बेट। मीन्स वो पार्टिकल जो कि किसी भी मटेरियल की सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब होंगे, दैट इज द एड्जॉर्बेट। और वो मटेरियल की जो सरफेस है या वो मटेरियल जिसकी सरफेस पर पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज द एड्जॉर्बेंट। आपने पढ़ा सॉल्यूशन चैप्टर, आपने पढ़ा सॉल्यूट, एक पढ़ा था सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था, जो कि डिजोल्व हो रहा था, दैट इज द सॉल्यूट। उसी टाइप से क्या, जो एड्जॉर्ब हो रहा है वो हो रहा है एड्जॉर्बेट। और जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे थे, मींस जिसके अंदर डिजोल्व हो रहा था वो क्या, सॉल्वेंट था। इसका मतलब जिसके ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर कोई दूसरे पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एड्जॉर्बेंट कहेंगे। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिना ऑफ accumulation of molecules of substance at the surface of solid or liquid resulting into a higher concentration at the surface than in the bulk is called as adsorption। मीन्स क्या होगा, जब भी कोई पार्टिकल किसी भी मटेरियल की सरफेस पर जाके एड्जॉर्ब होंगे तो उस सरफेस पर बल्क की कंपैरिजन में ये क्या है, बल्क है, ये क्या है, सरफेस है। ओके,
तो सरफेस पर बल्क की कंपैरिजन में क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इस प्रोसेस का नेम हो जाता है एडजॉर्प्शन। द सब्सटेंस which is adsorbed is called as the adsorbate and the substance on which adsorption take place is called as the adsorbent। ओके, तो adsorbate जो कि एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। अब देखिए, सपोज आपने क्या किया, यहाँ से जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो एडजॉर्ब हो रहे थे इसको आपने रिमूव किया, मीन्स इसको आप यहाँ पे वापस हटा रहे हो। इस प्रोसेस का नेम होता है डिसॉर्प्शन। इसका मीन्स क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ रिमूविंग एडजॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम द एडजॉर्बेंट सरफेस इज कॉल्ड एज द डिसॉर्प्शन। इस प्रोसेस का नेम जो होता है डिसॉर्प्शन होगा। और डिसॉर्प्शन कब होगा, यदि आप इसको हीट दोगे। हीट देने से क्या होंगे, यहाँ के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे पार्टिकल क्या होंगे, सरफेस से क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। या फिर आपने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया। जब आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव होने के लिए क्या होते हैं, फ्री हो जाएंगे। जब इसका मोमेंट फ्री हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। जिस सरफेस पे पार्टिकल एडजॉर्ब हुए थे वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब देखिए, एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीन्स क्या होता है, कोई भी जो आपके मटेरियल है उसका आसपास का कंप्लीट एरिया जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है। सपोज हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक पार्टिकल का पीस है, टुकड़ा है पार्टिकल का। इसका सरफेस एरिया क्या यहाँ है, तो केवल यहाँ पार्टिकल क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे। अब आपने इसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो देखिएगा, जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता है यहाँ पर ये वाला सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये वाला सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये वाला सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ये वाला सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहले पार्टिकल ओनली यहाँ एड्जॉर्ब हो रहे थे, देख रहे हैं आप इसमें। अब पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ भी एड्जॉर्ब होंगे, यहाँ भी एड्जॉर्ब होंगे, यहाँ भी एड्जॉर्ब होंगे, यहाँ भी एड्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी एड्जॉर्प्शन होगा, यहाँ भी एड्जॉर्प्शन होगा, सब जगह होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप किसी भी मटेरियल को इसमें पीसेस में ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं और लास्ट में जाके क्या होगा, ये फाइन पाउडर बन जाएगा। जब लास्ट में फाइन पाउडर बनेगा तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा होती है और एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी एड्जॉर्बेंट का, उतना ही वहाँ पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी टाइप से आपने देखा होगा, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड सब्सटेंसेज हैविंग द पोरस स्ट्रक्चर। पोरस इसका मतलब क्या होता है, कुछ जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, और जहाँ ज़्यादा पोर्स होंगे वहाँ पर क्या होंगी, जो दूसरे पार्टिकल आके इजीली एडजॉर्ब हो जाएंगे, उनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे कि हम बात करें चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छे एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं। दीज आर द एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट। ओके, तो ये हुआ अपना इंट्रोडक्शन पार्ट एड्जॉर्प्शन की। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं ना। अब देखिए, हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखिएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये देखिए सरफेस है किसी भी मटेरियल की। ओके, और यहाँ पर पार्टिकल जो है सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इट मीन दिस प्रोसेस इज द एड्जॉर्प्शन। ओके, अब इसमें दूसरे वाले पार्ट में देखिएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली बल्क में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और जब पार्टिकल बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आपको पता है इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। इसका नाम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में डिफरेंस आपको डायग्राम से पता चल रहा है इसमें। अब आप एक दूसरे डायग्राम भी देख सकते हैं, इट इज बल्क, ये वाली क्या है, सरफेस है। ओके, अब देखिए, यहाँ पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं सरफेस पर, इस प्रोसेस का नेम हो जाएगा एड्जॉर्प्शन। और यहाँ पार्टिकल जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस, एक मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल जो होंगे सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्प्शन में क्या होंगे, पार्टिकल्स बल्क में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या मेजर डिफरेंस होंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। देखिए, फर्स्ट देखिए,
इट इज सरफेस फिनोमिना, इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि ओनली सरफेस पे ही होता है, बल्क फेज में नहीं होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इट इज ए बल्क फिनोमिना, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। कंप्लीट जो मटेरियल की बॉडी है उसके अंदर जाके पार्टिकल्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन में। द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। कि बल्क की कंपैरिजन में जो क्या होगा, सरफेस पर पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस हो रही है उस पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है बल्क की कंपैरिजन में। अब यहां हम बात करते हैं द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। की कंप्लीट जो मटेरियल है उसमें पूरे बल्क फेज में क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए एड्जॉर्प्शन में नंबर थर्ड पॉइंट, इट्स रेट इज हाई इन द बिगिनिंग। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वहां तक जाते 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 इसकी रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ऐसा इसमें क्यों होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये सरफेस है, सरफेस पे पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो पहले तो क्या यहाँ पर फ्री स्पेस था तो आके पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए। अब क्या यहाँ पर फ्री स्पेस बचा नहीं तो क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन की रेट धीरे धीरे कम होगी। अब उस स्पीड से जैसे कि पहले एड्जॉर्ब हो रहे थे उस स्पीड से एड्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ्री स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा और ये डिक्रीज होता रहेगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ देखिएगा इट्स रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बल्क फेज में पार्टिकल जा रहे हैं तो जब तक बल्क पूरा भर नहीं जाता है तब तक इसकी रेट क्या होती है, सेम रहती है। क्योंकि बल्क में बहुत सारा स्पेस होता है, उसके बाद इसमें जब बल्क भर जाएगा तब इसमें क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, इसमें सेम रेट से क्या होता रहता है, चलता रहता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मीन्स क्या हुआ, जब भी कोई एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहा है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकलेगी इसका मतलब क्या है, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। जितना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उतनी हीट बाहर ज़्यादा निकलेगी, उतना इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डेल एच जो एंथैल्पी में चेंज है उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी और इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, जो एब्जॉर्प्शन है वो कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना, आगे हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन के टाइप्स। वहाँ दो टाइप्स हम लेंगे, एक हम लेंगे फिजिकल, एक हम लेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो वहाँ क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, कौन सा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब ये डिपेंड तो टेम्परेचर पे करेगी, लेकिन ये किस तरह से करेगी उसको हम वहाँ आगे दोनों टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और एब्जॉर्प्शन जो होगा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि क्या इसका मैकेनिज्म होता है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए इंटीरियर में है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इंटीरियर के अंदर है, ये वाला मॉलिक्यूल ये इंटीरियर के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके लिक्विड है, ये वाला लिक्विड वाली सरफेस है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, तो चारों ओर से क्या होंगे, ये सभी प्रकार के जो ग्रुप्स है ना उसमें क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन सेम होंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, जहाँ है वही रहेगा लिक्विड में। ठीक है, आप देख सकते हैं ए मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर of a liquid is completely surrounded by other molecules on all sides and hence the intermolecular forces of attraction are exerted equally in direction। की मीन्स ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पर चारों ओर से लिक्विड मॉलिक्यूल से जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं वो सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, क्योंकि मिडिल में आ गया, बीच में आ गया, इंटीरियर पार्ट में ही। एक मॉलिक्यूल देखिएगा जो सरफेस पर है, यहाँ देखिए सरफेस पर मॉलिक्यूल है, जब सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा तो इसमें क्या होगा, बाहर वाली साइड में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, लेकिन अंदर वाली साइड में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि देखिएगा ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखो इस टाइप से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर ये
अंदर की तरफ ज़्यादा इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और बाहर की तरफ जो क्या है, एयर है, इसमें क्या इसका फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखिए, ए मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड is surrounded by larger number of molecules in the liquid phase and fewer molecules in the vapor phase. Hence, these molecules lying at the surface experience some net inward force of attraction which causes surface tension. इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर अवेलेबल है उस पार्टिकल पर बाहर से कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहे तो वो भी कम लग रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाले की बात करते हैं, अंदर इसके फोर्स क्या लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेंगे। अब देखिए, जब अंदर फोर्स ज़्यादा लगेंगे, इसका मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये वाला मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर आएगा, इस पर कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्स। इसका नेम क्या होता है, रेजिडुअल फोर्स। और रेजिडुअल फोर्स जो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन के लिए। आई थिंक क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है अब ये बाहर नहीं जा पाएगा, इस सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। तो यहां देखिएगा, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। और दीज फोर्सेज ऑफ एड्सॉर्बेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। कि मतलब यही जो फोर्सेस होते हैं जो एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट के साथ जोड़े रहते हैं और उसको अट्रैक्ट करते हैं, इससे क्या होगा, इसमें एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। अब देखिएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा किसी भी एड्सॉर्बेंट का, उतना ही इसमें एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगे, उतना ही क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। वो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स जहाँ पर मॉलिक्यूल में या फिर मटेरियल में पोरस स्ट्रक्चर होती है, या फिर क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं, वहां पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहां पर एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कि ये जो एड्सॉर्बेंट है, जो चारकोल है, ये एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, जो मिथाइलिन ब्लू जो कि डाई है वो लिया गया है। जब ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होते हैं कि जो इसकी सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर जो रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं वो इस एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि एड्सॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स में, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं, जो बहुत ही अच्छे, एक एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट होते हैं, जैसे कि चारकोल, सिलिका जेल और एल्यूमिना। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक तो यहाँ पर होगा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी का मीन्स होगा डेल एच, एंट्रोपी का मीन्स क्या होगा, डेल एस। अब देखिए, एड्सॉर्प्शन जो है ना वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीन्स क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जहां आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मीन्स ऐसे प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप होते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल जी का मीन्स होता है गिव्स फ्री एनर्जी। क्या मीन्स होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तब जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। यदि डेल जी का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये है नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। यदि डेल जी का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जितना एड्सॉर्प्शन होना था उतना हो जाएगा, अब आगे कुछ भी नहीं होगा, एक कांस्टेंट रेट चलती रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड या फिर कोई भी जो आपके एड्सॉर्बेंट है उसकी सरफेस पर क्या होते हैं, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जिससे कोई एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल इस एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल की जो सरफेस पर आके एड्सॉर्ब होता है, इसमें अट्रैक्शन हो जाता है। और जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो जो रेजिडुअल फोर्स होते हैं जो सरफेस पर अवेलेबल होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, और जब रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज होते हैं तो इससे सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, ये सरफेस है, यहाँ पर कुछ रेजिडुअल फोर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या होंगे, कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं।
जब एडजॉर्ब होंगे तो क्या होंगे, ये जो आपके रेजिडुअल फोर्स होते हैं वो अब डिक्रीज हो गया, अब वो इसमें अट्रैक्ट कर लिया। फोर्स जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कुछ में जो सरफेस एनर्जी थी वो भी इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है तो इस एडजॉर्बेंट जो पार्टिकल है या सरफेस है उसकी एनर्जी टोटल मिला के डिक्रीज होगी। इसका मतलब कुछ अमाउंट में एनर्जी रिमूव हुई है, बाहर निकली है, एनर्जी इमिट हुई है। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और इसी को हम कहेंगे डेल एच। इसका मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स डेल एच वैल्यू विल बी नेगेटिव। इट मीन्स क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वह हमने देखा था कि एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इमिट हो रही है, एंथैल्पी जो में चेंज हो रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब देखिए बात करें एंट्रोपी की। सबसे पहले आपको देखिएगा, आपको पता होगा एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसका मतलब क्या, यदि पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं तो एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा होती है। और पार्टिकल का एक फिक्स अरेंजमेंट हो रखा है तो एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। देखिएगा, हम बात करें एंट्रोपी की, ये जो होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, ये पार्टिकल बिखरे हुए हैं इस टाइप से, इसका मतलब इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पार्टिकल इस टाइप से अरेंज्ड है फिक्स पैटर्न में, इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। यह बात समझ सकते हैं। 11th क्लास में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक क्लियर है ये। तो अब देखिएगा, ये कोई सॉलिड की सरफेस थी, इस पर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो रहे थे। पहले गैसेस के मॉलिक्यूल क्या थे, फ्री थे मूव करने के लिए। इसका मतलब इस केस में एंट्रोपी क्या थी, ज़्यादा थी। अब क्या, पार्टिकल आके यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए, अरेंज हो गए, तो यहाँ अरेंजमेंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अच्छी तरह से हो गया, अरेंजमेंट बढ़ गया इनका। इसका मतलब अब ये फ्री मूव नहीं कर पाएंगे। जब फ्री मूव नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी इसकी क्या हो गई, कम होगी। जब एंट्रोपी कम हुई इसका मतलब डेल एस का जो वैल्यू होता है वो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई थिंक क्लियर है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में डेल एच भी नेगेटिव होगा और डेल एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जनरली आपको पता है जब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड में पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा इसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है, गैसेस में मोर एंड मोर डिस्टेंस होता है। तो हम बात करें एंट्रोपी के जो ऑर्डर की, तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है गैस उसका सॉलिड पर, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन डेल एस वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। रीजन क्या है, when gas is adsorbed the freedom of the movement of its molecules become restricted. It means del S is equal to negative. Adsorption process is the spontaneous in nature, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था। इट मीन्स डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और डेल जी जब जीरो होता है इसका मतलब होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ओके, डेल जी का वैल्यू जीरो होगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो जाएगा वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगा, वहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये था अपना थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन के बारे में, जहां हमने दो टर्म डिस्कस किए थे, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन और एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ हम जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड है, कि गैस जो एड्जॉर्बेंट होगा, सॉलिड इसमें क्या होगा, एड्जॉर्बेंट होगा, और गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो रही है, उसके टाइप डिस्कस कर रहे हैं। जनरली ये दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसे हम फिजिक्स ऑप्शन भी कहेंगे। एक इसमें होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसे हम केमिक्स ऑप्शन भी कहेंगे। दो टाइप से डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन में। तो
हमने अभी डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसमें जो एड्जॉर्बेट जो होगा एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ दो टाइप की प्रोसेस हो सकती है। यदि एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल है, एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के साथ एक वीक वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच किसी टाइप का केमिकल बॉन्ड का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ओनली क्या हुआ, वीक वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस हुए, तो इसे हम कहेंगे फिजिसॉर्प्शन। ओके, अब बात करते हैं केमिसॉर्प्शन। जब यहाँ पर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे हम कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर कहेंगे केमिसॉर्प्शन। और केमिकल जो बॉन्ड्स होंगे वो कोवैलेंट भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसका मतलब व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ ए सॉलिड बाय वैन डर वाल फोर्सेस without resulting into the formation of any chemical bond between the adsorbate and adsorbent, it is called physical adsorption or van der Waal adsorption या फिजिसॉर्प्शन कहेंगे। When the gases molecule or atoms are held to the surface by the chemical bond, it is called as chemical adsorption or chemisorption। और जो chemical bond जो हो रहे हैं वो कोवलेंट भी हो रहे हैं और आयनिक टाइप के हो रहे हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट होगा एड्जॉर्बेंट होगा उनके बीच कोई भी केमिकल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओनली क्या होगा, दोनों जो है, दोनों मीन्स एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट, दोनों में क्या होगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे जो कि वीक होते हैं, जो इजीली ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। जबकि केमिसॉर्प्शन में क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल या फिर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड जो होते हैं कोवलेंट या आयनिक टाइप के हो सकते हैं। ओके, अब देखिएगा हम बात करें फिजिसॉर्प्शन में, ये नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, कि ये स्पेसिफिक नहीं है। आपने देखा होगा वैन डर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल, सभी टाइप के गैसों में वैन डर वाल फोर्स अवेलेबल होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल में वैन डर वाल फोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल टाइप की गैस जो स्पेशल टाइप का जो एड्जॉर्बेंट होगा उसी पर एड्जॉर्ब होगी। कोई भी कोई गैस है किसी भी सॉलिड की सरफेस पर जाके एड्जॉर्ब हो सकती है, कि स्पेसिफिक कोई इसके अंदर कोई गैस नहीं होगी, स्पेसिफिक कोई एड्जॉर्बेंट नहीं होगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स हो रहे सब जगह हो सकते हैं, इसलिए क्या नॉन स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। केमिसॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर वही गैस किसी सॉलिड सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब होगी जो सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती हो। यदि कोई गैस मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्बेट है और कोई सॉलिड सरफेस जो एड्जॉर्बेंट है उसके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, केमिकल बॉन्ड नहीं हो रहा है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं है कि ये आपस में रिएक्शन कर रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर केमिसॉर्प्शन नहीं होगा, केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनेगा। इसका मतलब एक स्पेशल टाइप की गैस जो कि किसी एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगी, वही गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब होगी और केमिकल बॉन्ड बनाएगी, इसलिए ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। आपने देखा होगा H2 गैस जो है वो जो क्या करती है, ट्रांजिशनल मेटल, ट्रांजिशनल मेटल क्या होते हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं, है ना, उनके साथ रिएक्शन करती है और उन ट्रांजिशनल मेटल की जो सरफेस पर ये H2 गैस क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है। ये आपको पता है, हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो हम कहते हैं ना, रिएक्शन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये जो कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं, कैटलिस्ट क्या है, ट्रांजिशन मेटल ही तो है, उन मेटल की सरफेस पर H2 गैस एड्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। आई थिंक क्लियर है कि फिजिक्स ऑप्शन नॉट स्पेसिफिक और केमिस्ट ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक। ओके, नाउ जो आपका फिजिक्स ऑप्शन होता है वो होता है रिवर्सिबल इन नेचर। देखिए फिजिक्स ऑप्शन में हो क्या रहा है, वांडरवाल बॉन्ड या वांडरवाल फोर्सेस हो रहे हैं जो कि बहुत वीक है। इसका मतलब क्या, आपने हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज किया और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, वांडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब वांडरवाल फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो जाएंगे, उनका डिजॉर्प्शन हो जाएगा, तो वापस ये प्रोसेस पहले जैसे हो जाएगा, मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ ये जो पार्टिकल्स है इस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे थे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ इस टाइप से एड्जॉर्ब हो रहे थे, ये जो वांडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट है।
अब आपने क्या किया, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, और आपको पता है जब हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से पार्टिकल है बाहर निकल जाएंगे, ये पार्टिकल बाहर निकले बाहर निकले बाहर निकले, तो क्या हुआ, डिजॉर्प्शन हुआ। इसका मतलब वापस ये वहां से हट जाएंगे, इट मीन्स रिवर्सिबल इन नेचर। जो केमिसॉर्प्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इजीली ये ब्रेक डाउन नहीं होते, इसलिए क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन में, इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि गैस की नेचर पर डिपेंड करेगा। मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एडजॉर्ब रेडियल। इसका मतलब क्या होता है कि जो गैसेस इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है, वो जो है सॉलिड के सरफेस पर इजीली फिजिकल एड्जॉर्प्शन कर सकती है, क्योंकि उनका जो पास पास आने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ऐसी गैसेस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जल्दी होता है। It also depends on the nature of gas. Gases which can react with adsorbent show chemisorption. इसका मतलब क्या हुआ, जो गैसेस एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो इसकी सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाएगी और वहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाएगी। ओके, अब इसमें देखिए, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ बात करें फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस में क्या है, वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्सिबल अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ही कम है, यहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। इसका मतलब जो एंथैल्पी रिमूव हो रही है या फिर से मान लो कोई हीट रिमूव हो रही है, हीट इमिट हो रही है, वो उसका अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा उतना हीट ज़्यादा इवॉल्व होगी, जितना कम एड्जॉर्प्शन होगा उतनी क्या होगी, हीट कम इवॉल्व होगी। फिजिकल प्रोसेस में या फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ओनली वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट उतना नहीं जितना केमिसॉर्प्शन में होता है। इसका मतलब जो हीट बाहर निकल रही है वो बहुत ही कम निकल रही है, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, लो होगा, अप्रोक्स 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो इसलिए क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकल रही, बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा, अप्रोक्स 82 to 40 किलो जूल पर मोल यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हो रही है। नाउ फिजिक्स ऑप्शन की बात करते हैं, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है फिजिकल, और फिजिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल का एक्टिव होना रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। नॉर्मल जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस से एडजॉर्बेट की सरफेस पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। समटाइम्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि केमिसॉर्प्शन के केस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों है देखिएगा, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, और केमिकल बॉन्ड या रिएक्शन जो कब होगी, जब मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्टिव होगा, और मॉलिक्यूल एक्टिव कब होगा, जब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसका मतलब आपको मॉलिक्यूल को एक्टिव करना पड़ेगा, और जो मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इससे मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, दोनों में कोलिजन होगी, पास पास आएंगे, केमिकल बॉन्ड बनेगा और इसमें रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल का एक्टिव होना जरूरी है, किसमें, केमिसॉर्प्शन में। अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन, रिजल्ट्स इनटू यूनी और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर मोनोलेयर भी बनती है और मल्टीलेयर भी बनती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। देखिए सपोज यहाँ पर हमने कुछ सॉलिड सरफेस लिया, और यहाँ जो रेजिडुअल फोर्सेस से या फिर वान डेर वाल फोर्सेस से पार्टिकल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पर। अब क्या होगा, ये पार्टिकल एड्जॉर्ब तो हो गए, इसको तो बोलेंगे मोनोलेयर, मोनो या यूनिलेयर बोलेंगे, मोनो मॉलिक्यूलर या फिर यूनी मॉलिक्यूलर लेयर। अब क्या है, पार्टिकल यहाँ भी एड्जॉर्ब हो सकते हैं, यहाँ भी एड्जॉर्ब हो सकते हैं, ये भी क्या वान डेर वाल फोर्स से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ भी फोर्सेस पहले वीक थे, कोई केमिकल बॉन्ड तो वैसे भी नहीं बन रहा, यहाँ फोर्सेस क्या वीक है, तो इसका इससे भी क्या वीक इंट्रैक्शन है, ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है नहीं, पहले से वीक इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ओनली वन लेयर भी हो सकती है और बहुत सारी लेयर भी इसमें हो सकती है, जिनमें इंट्रैक्शन बहुत वीक होगा, वान डेर वाल टाइप के होंगे, इसलिए यहाँ पर मोनोलेयर भी फॉर्म हो सकती है और मल्टीलेयर भी फॉर्म हो सकती है। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टिकल यहाँ एब्जॉर्ब हो गए,
और यहाँ पार्टिकल एडजॉर्ब होने से क्या हुआ, इस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में केमिकल बॉन्ड बना है। अब यदि इसके ऊपर जब लेयर जाती है, क्या इस लेयर और इस एडजॉर्बेंट की सरफेस पर केमिकल बॉन्ड है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये वाले लेयर इस काम के नहीं है। ये यहाँ पर इसके इसके बीच में फिजिक्स ऑप्शन हो सकता है, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन इस लेयर में केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल है इस सरफेस के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा है। इसका मतलब जो केमिस ऑप्शन जो है वो ओनली यूनी मॉलिकुलर रहेगा या फिर मोनो मॉलिकुलर रहेगा, और फिजिक्स ऑप्शन क्या होगा, वो मोनो मॉलिकुलर और मल्टी मॉलिकुलर दोनों टाइप के इसके अंदर रहेगा। आई थिंक क्लियर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे हम, फिजिक्स ऑप्शन जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द सरफेस एरिया। हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में एड्जॉर्प्शन में कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, कोई सा भी एड्जॉर्प्शन हो जाए, दोनों सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इंक्रीज होंगे। ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो डिफरेंस है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द एड्जॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में नॉर्मल वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होंगे, और जब वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वीक होते हैं, इसका मतलब लो टेम्परेचर है ना, वही फेवरेबल है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर 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 बिखर जाएंगे। इसका मतलब वापस रिमूव हो जाएंगे, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लो टेम्परेचर फेवरेबल है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही डिक्रीज हो जाएगा। High temperature is favorable for adsorption. It increases with increase in the temperature. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिस्ट ऑप्शन में टेम्परेचर हाई चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट ऑप्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है। जब केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे। मॉलिक्यूल एक्टिव कब होंगे, जब आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी दोगे। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल को एक्टिव हुए, इनके बीच कॉलिजन हुआ, कॉलिजन से क्या हुआ, इसमें रिएक्शन हुआ और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द एड्जॉर्प्शन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। और कुछ टर्म हमने डिस्कस किया था जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, जहां हमने दो टर्म डिस्कस किया था, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन और एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन। आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे, और देखते रहेगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिएगा केमिस्ट्री के साथ। और यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।